आपको बताने जा रही हूँ कि आप कि जर्नल कितने तरीके के होते हैं, उनको आप किस बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो डालने जा रही हूँ, जिसमें आपको आप लाइव देख सकते हैं कि कोई भी आपके पास रेफरेंस जर्नल है उसमें आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं और किस उसके अकॉर्डिंग आप उस अपने रिसर्च पेपर के लिए बेस्ट जर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जर्नल जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है। एक ये जर्नल जो होते हैं ये पेड होते हैं या अनपेड होते हैं। जो पेड जर्नल होते हैं ये आपको कैसे देखना है, उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें आपको मेंबरशिप या कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ीस लगती है आपको उसमें पेपर पब्लिश करने के लिए। उन जर्नल का जो रिव्यू टाइम होता है वो बहुत कम होता है। आप इससे भी देख सकते हैं जो नॉर्मली जो अनपेड जर्नल्स होते हैं उनमें रिव्यू टाइम जो होता है वो 2 से 6 महीने तक होता है। जितने अच्छे से अच्छे जर्नल पे आप जाते जाएंगे उनका जो जितना यूनिक काम करते हैं उनका रिव्यू टाइम भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये जो पेड जर्नल होते हैं इसमें अगर आप बार्गिन करने के लिए बोलेंगे तो क्योंकि उनको किसी भी तरीके से कंटेंट चाहिए होता है तो वो 50% 60% तक डिस्काउंट भी दे देते हैं। ये 50 to 60% कई बार डिस्काउंट भी देते हैं। उनका तुरंत मेल आ जाता है, जैसे आप बोल देंगे कि I am not able to give this much money. So if possible, please give any discount if they can give. तो वो easily आपको 50-60% डिस्काउंट भी दे देते हैं। मैं ये जो पेड वाले होते हैं ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो पेड में पब्लिश होने से उसका आपका वैल्यू ख़त्म, जो भी आप रिसर्च करते हैं उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आपका पेपर तो पब्लिश हो जाता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ये जो अगर आपने बहुत अच्छी रिसर्च करी है, बहुत मेहनत करी है, तो आप पेड में करके उसकी वैल्यू मत ख़राब करिए। तो ये आप बिल्कुल अवॉइड करिए अपने रिसर्च पेपर के लिए यूज़ करना। आप अनपेड जर्नल को यूज़ करिए। अनपेड जर्नल में रिव्यू टाइम ज़्यादा लगता है, काफ़ी बैक एंड फोर्थ होता है, क्योंकि आपको रिव्यू आता है, आपको मैन्युस्क्रिप्ट मॉडिफाई करनी पड़ती है, फिर से रिव्यूअर्स के कुछ कमेंट्स अगर होते हैं तो वो इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं, और जितना जल्दी जल्दी आप रिप्लाई कर देंगे उतना ही जल्दी उनका रिस्पॉन्स आता है। लेकिन जब आपका पेपर उसमें पब्लिश हो जाता है तो वो बहुत ही आपके लिए एक बिग अचीवमेंट होता है, और जब भी आप कहीं पर बताएंगे तो उसकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है। आप अपने रिज्यूमे में इंक्लूड करेंगे तो जिसको भी बताएंगे वो आपकी वैल्यू करेगा। इसलिए आपको अनपेड जर्नल को ही हमेशा प्रेफर करना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम जब कोई भी जर्नल सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या देखना है, व्हाट टू लुक एट वाइल सेलेक्टिंग द जर्नल। तो इसके लिए ये 4 पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कई बार अगर कॉलेज में आप मान लीजिए एमटेक कर रहे हैं और आपकी किसी फ्रेंड ने अपना कोई पेपर पब्लिश किया, तो आप सबसे पहले पूछते हैं अच्छा कितने इम्पैक्ट फैक्टर में आपने पब्लिश किया है। तो वो जब बताता है कि 2 इम्पैक्ट फैक्टर है तो आप सबसे पहले उससे पूछते हैं अच्छा वो एस जर्नल है क्या। तो वो बोलेगा कि हाँ, तो आपको लगता है वाओ यार, इसने एस जर्नल में इतने इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में इसने अपना पेपर पब्लिश कर दिया, तो आप उसके रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो 2 चीज़ें होती हैं, ये जो 2 चीज़ें होती हैं, इसके बेसिस पे आप अपना पेपर सेलेक्ट करते हैं। और आप जब भी किसी को बताते हैं, अपने रिज्यूमे में डालते हैं, तो भी आप यही लिखते हैं कि SCI इंडेक्सिंग जर्नल में इतने इम्पैक्ट फैक्टर में मैंने अपना पेपर पब्लिश किया। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग जो होती है ये एक तरीके से एक डेटा बैंक होता है, स्कोपस होता है, SCI होता है। ये जो होता है ये अच्छे जर्नल्स की लिस्ट इसमें होती है। तो जो भी अच्छे जर्नल्स होते हैं वो इनमें लिस्ट आउट होते हैं। जो भी जर्नल्स स्कोपस की लिस्ट में है या SCI, इसकी लिस्ट आपको बहुत ईजिली आप गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल पे अगर आप सर्च कर लेंगे कि स्कोपस जर्नल लिस्ट, स्कोपस की जो भी जर्नल्स की लिस्ट है, तो आपको कई सारी लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगी। अगर बाई चांस आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। अपनी ईमेल आईडी ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ईजिली मिल जाती है। SCI जर्नल्स की लिस्ट, SCI एक्सपेंडेड जर्नल्स की लिस्ट, तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है। तो उसमें जब भी आप कोई अपना जर्नल सेलेक्ट करिए तो उसमें Ctrl+F करके अपना देख लीजिए अपना पेपर डाल के कि उसमें है या नहीं है। तो अगर आपका जर्नल इन दोनों में से किसी में भी है या दोनों में है तो वो आपके लिए हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है,
उसके बाद आते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर किसी भी जर्नल का जो होता है वो उस जर्नल के इम्पैक्ट को, रिसर्च सोसाइटी जो होती है उसमें उस जर्नल के इम्पैक्ट को शो करता है। तो बेस्ड ऑन साइटेशन, अब साइटेशन क्या होती है? साइटेशन होती है, अगर हम साइटेशन की सिर्फ बात करें तो ये एक तरीके से, आपने मान लीजिए कोई पेपर पब्लिश किया, आपने कोई पेपर पब्लिश किया, उस पेपर को आपने पब्लिश करने के बाद कोई भी सेकंड पर्सन आपके पेपर को रीड करता है, पेपर को रेफ़र किया उसने, और अपने पेपर में, हिस पेपर में, मतलब जो भी उसका पेपर है उसमें आपके पेपर को रेफ़र करा, रेफरेंस में भी डाला, और उसका जो साइटेशन होता है, जो इंट्रोडक्शन में हम डालते हैं ना, इंट्रोडक्शन में हम नंबरिंग वगैरह डालते हैं 1 2, इसमें अगर आपके पेपर को साइट कर दिया तो वो जो होता है वो आपके पेपर के लिए एक साइटेशन बढ़ा देता है। तो वो आपके उसमें साइट इस तरीके से लिख के आ जाता है, साइट 1 2 इस तरीके से इंक्रीज़ होता जाता है आपके पेपर में। आप जब भी अपना जर्नल ओपन करेंगे साइट पे तो आपको उसमें कितने साइटेशन हो गए हैं वो दिखाता है। ठीक है, तो आपके पेपर को कितने लोगों ने रेफ़र किया, जितने लोग आपके पेपर को रेफ़र करते हैं उतनी ही आपकी रिसेंट रिसर्च होती है, उतनी ही डिमांडिंग आपकी रिसर्च होती है, और उस पे बेसिस पे और भी काम हो रहा होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी रिसर्च की वैल्यू की जा रही है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इम्पैक्ट फैक्टर डिसाइड होता है। इम्पैक्ट फैक्टर की जो रैंकिंग होती है वो इस बेसिस पे होती है कि कितने पेपर साइट किए गए हैं और कितने पेपर उस जर्नल ने पब्लिश किए हुए हैं। ये जो रैंकिंग होती है 2 ईयर्स और 5 ईयर्स में होती है। तो जब भी आप किसी जर्नल की साइट में जाएंगे तो उसमें 2 ईयर्स का, उस ईयर तक 2019 या 20 तक ऐसा दिया रहेगा इम्पैक्ट फैक्टर, या फिर 5 ईयर्स का इम्पैक्ट फैक्टर दिया रहेगा। तो अगर 2 ईयर्स का दिया हुआ है तो साइटेड पेपर्स कितने हैं, मान लीजिए 20 पेपर्स उसने टोटल 100 पेपर्स पब्लिश किए हैं, जिसमें से 20 पेपर्स उसके साइट किए गए हैं, 20 और 30, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.2 उसका इम्पैक्ट फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से उसके इम्पैक्ट फैक्टर को आप या तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। जनरली हर साइट पे, हर जर्नल की साइट पे अगर आप जाएंगे तो उसमें उसका इम्पैक्ट फैक्टर दिया रहता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं साइट स्कोर। साइट स्कोर उस जर्नल के लिए अच्छी बात होती है कि अगर वो जो जर्नल है उसमें कोई भी ये जो होता है ये 3 ईयर्स में किया जाता है, ये 2 और 5 ईयर्स में करते हैं, ये जो होता है ये 3 ईयर्स में करते हैं। साइट स्कोर उसको किसी भी जर्नल को मिलता है, उसमें वो उस जर्नल के उस ईयर तक कितने साइटेशन काउंट हुए हैं और उसमें से उसके 3 ईयर्स में कितने डॉक्यूमेंट्स उसमें पब्लिश किए गए हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो उससे उसका साइटेशन काउंट निकल आता है। मान लीजिए कोई जर्नल 300 या 350 या 400 टाइम्स मान लीजिए साइट करा गया है और 200 उसमें से डॉक्यूमेंट थे, तो उसका 2 हो जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एच फैक्टर क्या होता है। एच फैक्टर जो होता है वो जनरली ऑथर्स के लिए होता है। अगर कोई भी ऑथर, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने अपने कई पेपर्स पब्लिश किए हैं, तो उनमें से हर एक पेपर को कुछ साइटेशन मिलता है। मान लीजिए एक को 1 मिला या फिर एक को 0 ही मिल गया, दूसरे पेपर को 3 साइटेशन मिल गया, तीसरे को 5 मिल गया। तो जितना इन सब में जो कॉमन साइटेशन है, 3 इसको भी मिला है, 3 इसको भी मिला है, बट इसको 3 से ज़्यादा मिला है, तो ये जो होगा ये मेरा एच फैक्टर हो जाएगा। 3 और 3 एबव देन 3 इसका एच फैक्टर हो जाता है। तो ये तो आपके ऑथर बेस्ड है, ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये दोनों जो हैं ये वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर सेलेक्टिंग रिसर्च जर्नल, फॉर सेलेक्टिंग एनी जर्नल। ठीक है, तो आई होप आपको मेरे इस जो भी मैंने बताया है उससे आपको जर्नल को सेलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं यही डालने वाली हूँ कि मैं अपने पेपर को एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको बताऊँगी कि आप अपने किसी भी रेफरेंस पेपर से किस तरीके से आप उसका किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर चेक कर सकते हैं, किस तरीके से वो उसका इंडेक्स चेक कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मैं आपको बता देती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक
ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जर्नल के स्कोप पे भी डिपेंड करता है कि आप अपना पेपर उसमें पब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई पेपर रेफ़र किया, ठीक है, आपने कोई पेपर रेफ़र किया जो कि आपने कई पेपर्स रेफ़र करे, मान लीजिए आपने 4 पेपर्स रेफ़र करे। आप काम किस में कर रहे हैं, मैकेनिकल के किसी टॉपिक में काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मैकेनिक्स या कुछ भी है, तो उसमें आपने कोई एक पेपर फिज़िक्स से ले लिया, बाकी कुछ पेपर आपने वो जो भी उसका जो भी मटेरियल है, मटेरियल से रिलेटेड आपने पेपर ले लिया, मटेरियल रिलेटेड पेपर्स हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो अपना पेपर जब आप पब्लिश करने जाएंगे तो आप इस जर्नल को भी देखेंगे कि ये किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, तभी आप उसको रेफ़र करेंगे, क्योंकि जो भी आप रेफ़र कर रहे हैं अगर वो ही बेस्ट जर्नल का पार्ट होगा तो ही आपकी रिसर्च जो आप उसमें आगे इन्हेंसमेंट करेंगे, उसमें आप जो भी ऐड करेंगे वो भी बेस्ट होगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो भी आप रेफ़र कर रहे हैं वो भी एक गुड जर्नल, गुड इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल से होना चाहिए, एसआई जर्नल से होना चाहिए। तो ये भी बेस्ट जर्नल का पार्ट है और ये भी गुड जर्नल का पार्ट है, ये मटेरियल जो भी आपने पेपर इसके लिए जो भी रेफ़र करे हैं, ठीक है। तो अब आपको जब आप अपने पेपर के लिए रिसर्च ये जर्नल सेलेक्ट करेंगे तो आप ये भी देखेंगे, लेकिन आपको उस जर्नल के स्कोप पे भी देखना है। जैसे किसी भी जर्नल के स्कोप में दिया रहता है कि ये मान लीजिए नैनो मटेरियल्स के लिए, नैनो मटेरियल्स में आप इस फील्ड में है, इस जर्नल का मतलब स्कोप ये है, या फिर इसमें ये वाटर एप्लीकेशन के लिए भी आप अगर कोई टॉपिक है तो इसमें डाल सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई कंपोजिट्स वगैरह हैं वो आप उससे रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक है तो आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से उसके स्कोप भी उसमें डिफ़ाइन होते हैं। जैसे आप साइट को ओपन करते हैं इस जर्नल की, उसमें उसके स्कोप लिखे होते हैं। तो आपको ये जो भी मुझे लगता है कि सभी लोग रेफरेंस से ही जा कर के देखते हैं कि उन्हें किस जर्नल में पब्लिश करना है अपना पेपर। तो जो भी आपने ये जितने भी पेपर यहाँ से निकाले हैं, उनसे जितने भी आपके जर्नल्स निकले हैं, ठीक है, उन जर्नल्स में से जा कर के मान लीजिए 1, 2 आपके इतने जर्नल्स निकल आए, उनको आपने नोट डाउन कर लिया और उनमें से उनके स्कोप को देखा। सबसे बेस्ट फिट आपका जो टॉपिक है वो किस स्कोप में हो रहा है, उसमें किस जर्नल के स्कोप में हो रहा है, आप उस जर्नल को सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो आपकी एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो जब भी आप अपना कोई पेपर पब्लिश करने जाते हैं तो आपको उसमें दिया रहता है कि एक्सेप्टेंस, किसी भी जर्नल की साइट पर जाएंगे तो उसमें एक्सेप्टेंस डेज़ दिए रहते हैं, ठीक है, मतलब एक्सेप्टेंस डेज दिए रहते हैं कि इतने डेज़ में ये जो जर्नल है, मान लीजिए 35 डेज़ दिया हुआ है, तो 35 डेज़ में और फर्स्ट डिसीज़न डेज भी दिए रहते हैं। मान लीजिए ये जो जर्नल है 35 डेज़ में आपको फर्स्ट डिसीज़न दे देगी कि हाँ आपका पेपर रिव्यू किया जा रहा है, रिव्यू में चला गया है या नहीं, और 135 डेज़ में वो एक्सेप्टेंस बताएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जिसका भी मिनिमम एक्सेप्टेंस हो, गुड जर्नल्स में ही जिसका मिनिमम एक्सेप्टेंस टाइम हो, उस जर्नल को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेपर जल्दी से जल्दी पब्लिश होगा। अदरवाइज़ कई जर्नल्स में 6 मंथ भी लग जाते हैं, किसी में 3 मंथ लगते हैं। तो मैंने भी इस तरीके से देखा था, मैंने ऐसा सेलेक्ट किया था जिसमें 2-3 मंथ से मैक्सिमम ना लगे, क्योंकि मेरी एमटेक की रिसर्च थी, तो मैंने सोचा था कि वो जल्दी पब्लिश हो जाए। तो मेरा 2 मंथ्स में ही एक्सेप्टेंस आ गया था। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में ज़रूर रखिए। मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बता रही थी उसमें आप ये सब चीज़ें मैंने उसमें आपको उस जर्नल की साइट में जा कर के ही बताई हैं। तो आप उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आप अपनी रिसर्च पेपर को किस जर्नल में किस तरीके से पब्लिश कर सकते हैं, कैसे जर्नल चूज़ कर सकते हैं, जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कैसे चेक कर सकते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर चेक करना और उसका साइटेशन और इंडेक्स वो
इंडेक्सिंग उस जर्नल की क्या है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बेसिस पे आप किसी भी जर्नल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आप चाहेंगे कि वो अच्छे से अच्छे जर्नल में आप उसको पब्लिश करें, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा हो, जो स्कोपस में हो, जिसका SCI इंडेक्स अच्छा हो, जो SCI इंडेक्सिंग में हो। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप अपना पेपर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ही आपके साथ ये आपके माइंड में ये आना स्टार्ट हो जाता है कि आप कौन से जर्नल में अपना पेपर सेंड करेंगे और जिसमें वो एक्सेप्ट भी हो जाए, जिसकी एक्सेप्टेंस टाइम भी कम होना चाहिए। कुछ कुछ जर्नल में बहुत टाइम में 6 मंथ 7 मंथ लग जाता है फर्स्ट रिव्यू आने में। तो आप ये भी चाहेंगे कि आपका पेपर जल्दी पब्लिश हो जाए। इसके लिए आप उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कि जैसे ये कोई भी पेपर है, आप अपने रेफरेंस से कोई भी पेपर ले सकते हैं। आपको उन्हीं पेपर को रेफ़र करना चाहिए जो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में हो, अच्छे जर्नल में हो, तभी आपका पेपर भी उतना ही अच्छा आएगा, क्योंकि आप अच्छी रिसर्च को आपने फॉलो किया है। तो आपके पास कोई भी रेफरेंस पेपर है जिसके बेसिस पे आपने आगे काम करना स्टार्ट किया है मान लीजिए, तो उस जर्नल का जो भी नाम है, जैसे इस जर्नल का नाम है अप्लाइड नैनो साइंस, तो आप इसकी साइट आप गूगल पे जा कर के आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जा कर के अप्लाइड नैनो साइंस सर्च करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सिर्फ अप्लाइड नैनो साइंस डाला है इसमें। ठीक है, मैंने इसमें अप्लाइड नैनो साइंस डाला तो जो ये फर्स्ट खुल रहा है ये springer.com का पार्ट है, तो उसमें ओपन होता है। तो ये इसमें ओपन हो गया। अब इसमें आप जब देखेंगे तो इसमें स्कोप दिया रहता है कि हर एक जर्नल में आप किस फील्ड के टॉपिक वो जनरली पब्लिश करता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वो करता है। डाइवर्स एज वाटर से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जैसे आपको ही दिख रहा होगा, इंक्लूडिंग एरियाज एज डाइवर्स एज वाटर। ठीक है, एरियाज एज डाइवर्स ये आपको जैसे दिया हुआ है, मेडिसिन डाइवर्स। मैंने अपना पेपर इसमें इसलिए पब्लिश किया था क्योंकि मेरा भी वाटर से रिलेटेड पेपर था। तो इस तरीके से आप इसका स्कोप देखेंगे कि आपका जर्नल उसमें, क्योंकि आप रेफ़र तो किसी भी जर्नल को कर सकते हैं जो कि मे बी फिज़िक्स का कुछ पार्ट हो, कुछ केमिस्ट्री का पार्ट हो सकता है। आप बना रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड किसी चीज़ का पेपर या केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पेपर, तो आपको रेफरेंस तो आपका किसी भी उसका हो सकता है। तो आप किसी भी रेफरेंस में आप अपना पेपर का जर्नल उठा करके अपना पेपर नहीं सेंड कर सकते, उसके स्कोप में आपका टॉपिक भी आना चाहिए। तो जैसे इसमें जैसे मैंने देखा कि इसमें इंक्लूडिंग एरियाज डाइवर्स एज वाटर साइंस, एडवांस मटेरियल, तो कोई भी आप न्यू मटेरियल पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई वाटर से रिलेटेड रिसर्च है तो आप उस जर्नल पे डालिए। तो उसका स्कोप पहले तो आप देख लीजिए, अदरवाइज़ आगे कुछ भी देखना तो बेकार है। तो आपने वो देख लिया, उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसका इंडेक्सिंग क्या है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ये सेकंड पैराग्राफ में कि ये जो जर्नल है ये साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड में है, और इसके बाद इसका ये इम्पैक्ट फैक्टर दिया हुआ है कि इसका 2019 तक इम्पैक्ट फैक्टर 2.88 है। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, से कैलकुलेट होता है, ये मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक आप आई बटन से देख सकते हैं। ठीक है, और ये 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर 3.807 है। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें इसी तरीके से मैं दूसरा जर्नल ओपन करती हूँ, सेलुलोज है इस जर्नल का नाम। तो इसी तरीके से इसमें भी इसके जो भी दिस इंक्लूड्स केमिस्ट्री, ये आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, और ये काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मटेरियल साइंस, सेलुलोज ऑफ इट्स सोर्स इंक्लूडिंग वुड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप इसमें रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद ये इनके एडिटर इन चीफ है फ्रेंच, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 4.210 है, 2019 में इसका इतना था, और 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर इसका ये है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें अब आपको देखना है कि ये कहाँ पे साइट हुआ है, मतलब इस जर्नल की एब्स्ट्रैक्टेड एंड इंडेक्स
किस में है ये। तो ये नीचे इसमें दिया हुआ है अबाउट दिस जर्नल। तो इसमें आकर के अगर आप देखेंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा SCI जर्नल। SCI एक्चुअली एक डेटाबेस होता है जिसमें अगर आपका जर्नल है तो उसमें हाई क्वालिटी जर्नल्स ही रहते हैं। इसका मतलब है कि आपका जर्नल जो आपने सेलेक्ट किया है वो हाई क्वालिटी जर्नल है। तो अब आप इसमें देखिए, ये दिया हुआ है स्कोपस, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, ठीक है। सिमेंटिक स्कॉलर, ये जो होते हैं कुछ अच्छी कैटेगरी के डेटाबेसेस होते हैं जो गुड जर्नल्स को ही कंटेन करते हैं ज़्यादातर। उनमें 100 अगर जर्नल्स हैं उसके अंदर अगर आते हैं तो उसमें से सभी की क्वालिटी अच्छी होती है। इन जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर पॉइंट में भी अगर है तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें पब्लिकेशन ही अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट होता है। तो इस तरीके से आप इसका ये देख लेंगे कि ये जर्नल किस में एब्स्ट्रैक्टेड है, इंडेक्स है। तो आपने ये देख लिया कि ठीक है ये स्कोपस और SCI का पार्ट है। आपने इसका इम्पैक्ट फैक्टर चेक कर लिया, ये लेटेस्ट आर्टिकल्स दिखाता है जो पब्लिश हुए हैं। जब आपका पब्लिश हो जाएगा तो आपका भी आर्टिकल इसी में दिखेगा लेटेस्ट में। और इसमें दिया हुआ है कि 43 डेज़ में फ़र्स्ट डिसीजन दे देते हैं ये, ठीक है। 43 डेज़ मतलब 1.5 मंथ में आपको उसका फर्स्ट डिसीजन मिल जाता है और 139 डेज़ में इसका एक्सेप्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो 139 डेज़ में लगभग 4 महीने में 4 मंथ्स में इसका एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो ठीक है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मैंने इसमें सेंड किया था, मेरा सही टाइम पर पब्लिकेशन हो गया। इसी तरीके से जैसे अप्लाइड नैनो साइंस है तो इस तरीके से आप देखें तो ये इसमें मैंने डाला हुआ है। ये जो पेपर था ये मैंने कब भेजा था, ये जो पेपर था ये मैंने भेजा था रिसीव्ड, इसमें दिया हुआ है रिसीव्ड 29 जून 2018। तो मैंने 29 जून 2018 को भेजा था और 28 अगस्त 2018 को ये एक्सेप्ट भी हो गया था। तो आप ये देख सकते हैं 2 महीने में पेपर एक्सेप्ट हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। आपकी रिसर्च सबसे ज़्यादा आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका कंटेंट यूनिक है, आपने कुछ नया किया है तो आपका ज़रूर रिसर्च आपकी पब्लिश हो जाएगी। तो आपको जर्नल चूज़ करना आपके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और आपको बेस्ट जर्नल चूज़ करना है अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। अगर आपकी रिसर्च आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ नहीं किया है, बहुत कम काम किया है और ये मेरी रिसर्च तो 0.28 या 0.51 के अप्रॉक्स जर्नल में पब्लिश होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग जर्नल सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर आपकी रिसर्च उस लेवल की है और आपने 5 इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में भेज दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये इसका जज आपको खुद ही बनना है। आपको इसको जज करने के अकॉर्डिंग अपना जर्नल चूज़ करना है और इन जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं इनको ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे सेलेक्ट तो आपका पेपर डेफिनेटली पब्लिश होगा, विदिन 2-3 मंथ्स पब्लिश हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो और प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स while choosing any journal for your research. Either it is very good research, it is moderate kind of research, or it is little bit variation kind of research. Whatever it is, just select best journal for your paper, then only you can publish your paper in good journal. I hope you like my video. If you do so, please subscribe to my channel and like my video. I will be sharing more and more videos related to research paper, and I will be giving links in the description box. So stay connected with me and stay healthy in this pandemic condition. Bye bye, take care.